कल हम लोगों ने पढ़ा था कि अमेरिका की जो नजरें हैं ग्रीनलैंड पर, उसके बारे में हम लोगों ने पढ़ा था, अमेरिका और ग्रीनलैंड। अब उसी क्रम में हम लोग आज आगे बढ़ेंगे। जो अमेरिका ग्रीनलैंड पर क्यों अपनी जिद लोलित दृष्टि लगाए रखे हैं, एक बौद्धिक आयाम क्या है और उस पर अंतर्राष्ट्रीय परिस्थितियां क्या है। अंतर्राष्ट्रीय परिस्थितियां आज अत्यधिक जटिल स्थिति में हो चुकी है, जहां पर कई सिद्धांत भी आपस में टकरा रहे हैं, कई सिद्धांत आपस में अस्पष्ट रूप से दिख रहे हैं। शक्तिशालियों का न्याय ये सिद्धांत भी स्पष्ट रूप से सामने में आ चुका है और वैश्विक के छोटे छोटे राष्ट्र हैं, उनके समक्ष भी चुनौतियां आ गई। वो एशियाई रीजन में चुनौतियां हो, एशियाई प्रक्षेत्र में हो अथवा यूरोप के क्षेत्र में हो, इस तरह की चुनौतियां अभी वैश्विक पटल पर में है। राजनीति शास्त्र के विद्यार्थी होने के तौर पर या कंपटीशन के दृष्टिकोण से इन सारी परिस्थितियों को समझना आवश्यक हो जाता है। और जो सामान्य तौर पर बौद्धिक नागरिक हैं, उनको भी ऐसी परिस्थितियों पर दृष्टि रहती ही है। और भारत के संदर्भ में तो भारत के प्रत्येक लोग ही बौद्धिक माने जाते हैं। मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि विश्व के अन्य देशों के लोग बौद्धिक नहीं होते हैं, सभी अपने अपने दृष्टिकोण से बौद्धिक होते हैं, सभी के अपने प्रति जीवन की मीमांसा होती है। इस संदर्भ में फिलॉसफी का एक जो वाक्य है वो कहना प्रासंगिक हो जाता है कि विश्व के सभी लोग दार्शनिक होते हैं। अंतर यह होता है कि कोई उत्कृष्ट कोटि के दार्शनिक होते हैं, किसी के दार्शनिक स्तर उच्च कोटि की होती है, किसी का दार्शनिक स्तर निम्न कोटि की होती है, निम्नतर दार्शनिक माने जाते हैं। तो अंतर्राष्ट्रीय परिस्थितियों के मूल्यांकन करने का हम लोग प्रयास करेंगे और इसी क्रम में आज अमेरिका पर ग्रीनलैंड के संदर्भ को देखेंगे। उसके बाद आने वाले दिनों में फिर कल हम लोगों का अमेरिका के साथ ईरान का मुद्दा हो सकता है, यानी टॉपिक्स के सामने में आएंगे, उस पर काम करते रहेंगे हम लोग। देखिए, ये तो आप लोगों ने समझा है कि ग्रीनलैंड क्या है। ग्रीनलैंड का परिचय कल के क्लास में कल के वीडियो पर अवेलेबल है। ग्रीनलैंड क्या है और ग्रीनलैंड पर स्वायत्त शासित जो प्रदेश है वह डेनमार्क का है। अब अमेरिका ने ग्रीनलैंड पर कब्जा स्थापित करने के पीछे में वहां पर एक बौद्धिक तर्क दिया कि अगर अमेरिका इस पर हमला नहीं करता है, अमेरिका इसको अपने कब्जे में नहीं लेता है, तो रूस और चीन अपने कब्जे में ले लेंगे। रूस और चीन डेनमार्क के इस क्षेत्र को अपने कब्जे में ले लेंगे। मतलब यहाँ पर अमेरिका एक अग्रतर नीति को, अग्रतर प्रथम कार्रवाई की नीति को, प्रथम कार्रवाई की नीति का उदाहरण प्रस्तुत करता है। प्रथम कार्रवाई की, जो प्रथम कार्रवाई करता है वही जीतता है, संदर्भ को दिखाना चाहता है। लेकिन इसमें देखेंगे कि क्या यह सच्चाई है या नहीं है, और अगर ऐसा होता है तो क्या होगा। कल भी हमने स्पष्ट रूप से कहा था कि डेनमार्क क्योंकि नाटो का संस्थापक देश है, नाटो का संस्थापक देश है, और डेनमार्क के अंदर में स्वायत्त शासित प्रदेश के तौर पर ग्रीनलैंड है। डेनमार्क के प्रधानमंत्री ने यहां पर एक स्टेटमेंट किया था। डेनमार्क के प्रधानमंत्री, उसको देखेंगे, डेनमार्क की तरफ से एक स्टेटमेंट आया था कि अगर किसी भी प्रकार की सैनिक कार्रवाई की जाती है, सैनिक कार्रवाई अमेरिका के द्वारा की जाती है, तो डेनमार्क के सैनिक पहले गोली चलाएंगे फिर वार्तालाप होंगे, पहले गोली चलाएंगे फिर वार्तालाप होंगे। मतलब किसी भी प्रकार के वार्तालाप से पहले गोली चलाएंगे। मतलब वार्तालाप के मुद्दे को उन्होंने रखा, लेकिन उससे पहले उन्होंने किसी भी सैनिक आक्रमण, सैनिक जो आक्रामक नीतियां हैं उसका प्रखर विरोध किया, प्रबल विरोध किया। अब अगर ऐसा होता है तो क्या होगा। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में संभावनाएं होती है और संभावनाओं का अध्ययन ही अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का एक महत्वपूर्ण उपागम या व्यवहारवाद के अंतर्गत ही बन जाता है। पूरी अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को अगर आप देखेंगे तो संभावनाओं के अभिकलन, संभावनाओं की कैलकुलेशन के इर्द गिर्द ही है। ऐसी संभावना बनेगी, क्या संभावना बन सकती है। अंतर्राष्ट्रीय संधियां, जो अंतर्राष्ट्रीय शर्तें हैं, अंतर्राष्ट्रीय गठबंधन है, वो संभावनाओं के इर्द गिर्द है। वैसे व्यवहार के प्रहार ने, प्रैक्टिकल रियलिटी ने कई संभावनाओं को खत्म कर दिया है, कई संधियों को खत्म कर दिया है, कई संधियों से सदस्यों को पृथक कर दिया है, कई गठबंधन टूटे हैं, कई गठबंधन बने हैं। अब द्वितीय विश्व युद्ध के संदर्भ में भी इस चीज को देखेंगे।
द्वितीय विश्व युद्ध में सबसे पहले रूस और जर्मनी के बीच एक संधि हुई थी, अनाक्रमण संधि, और कालांतर में जर्मनी के द्वारा उसी संधि को तोड़ करके रूस पर हमला कर दिया गया था। तो संधियों को आपको समझना है, लेकिन संधियों में इतनी ताकत नहीं होती अधिकांश संधियों में कि व्यवहारवाद के प्रहार को झेल सके। अभी एक संधि बहुत ज्यादा बहुप्रचारित हुई थी एशिया महादेश में, पाकिस्तान की तरफ से बहुत ज्यादा प्रचारित हुई थी कि पाकिस्तान के साथ सऊदी अरब की संधि हुई है। लेकिन जब अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में एक सैनिक मुठभेड़ जैसी घटना आई थी, तो फिर वो संधि अप्रभावी रह गई। तो सभी संधियां अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में प्रभावी नहीं होती। संधियों में बहुत सारी संधियां इतिहास में ऐसी मिलेगी जो संधियां व्यवहारवाद के धरातल पर आकर के कमजोर हो गई। तो आपको देखना है क्या इसी प्रकार के गठबंधन में नाटो भी है जो व्यवहारवाद के धरातल पर आकर के कमजोर हो जाएगा, या अमेरिका अकेला रहेगा, या यूरोप और अमेरिका के बीच में एक अघोषित जो सैन्य गठबंधन है, अघोषित सैन्य गठबंधन वह रहेगा या टूट जाएगा। क्या यूरोप के देश अपने नाटो के सहयोगी डेनमार्क को अकेले लड़ता हुआ देखना पसंद करेंगे? क्योंकि यहां पर कई दृष्टांत आपके सामने में मिलेंगे, खासकर जब अमेरिका ने वेनेजुएला पर एक सैन्य कार्रवाई की, जिसमें कि उसके राष्ट्रपति को गिरफ्तार कर लिया गया, घर से उठा लिया गया, राष्ट्रपति भवन से उठा लिया गया। तो वहां पर देखेंगे अमेरिका ने एक नीति लागू की कि पश्चिमी गोलार्ध में, वैसे ज्योग्राफी के विद्यार्थी इस बात को समझेंगे कि पश्चिमी गोलार्ध नहीं उत्तरी और दक्षिणी गोलार्ध होता है, लेकिन अमेरिका ने फिर कर दिया कि पश्चिमी गोलार्ध में, मतलब जो संयुक्त राज्य अमेरिका का प्रभाव क्षेत्र है, उसमें किसी भी बाह्य शक्ति को, जो उसके संदर्भ में रूस और चीन थे, उसको अमेरिका बर्दाश्त नहीं करेगा। तो क्या यूरोपीय देश अपने यूरोपीय प्रक्षेत्र में अमेरिका को बर्दाश्त करेंगे? ये क्वेश्चंस बनेंगे। क्या यूरोप में हस्तक्षेप, अमेरिका के द्वारा हस्तक्षेप यूरोप के लिए स्वीकार्य होगा? क्या यूरोप, जो महान यूरोप की अवधारणा 18वीं 19वीं शताब्दी में रही है, उस सिद्धांत से पीछे हटेंगे? या अमेरिका, अमेरिका के जो राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप है, मुनरो सिद्धांत से परे कभी नया सिद्धांत बना रहे हैं, तो क्या वो सिद्धांत रहेगा? या विश्व के अन्य देश जो बहुध्रुवीयता की वकालत करते हैं, बहुध्रुवीयता की बात करते हैं, उन देशों की राजनीतिक परिस्थिति, अंतर्राष्ट्रीय संबंध क्या रहेगी, अंतर्राष्ट्रीय स्थिति कैसी रहेगी, ये सारे प्रश्न आपके सामने में भी आने वाले हैं। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को जानने वाले लोगों के लिए भी एक चुनौतीपूर्ण प्रश्न होंगे। सामान्य तौर पर इसको यक्ष प्रश्न कहा जाए, कि यक्ष प्रश्न के संदर्भ में इसको देखा जाए। अब यहां पर देखेंगे कि बहुध्रुवीयता की स्थिति क्या है, एकल ध्रुवीयता क्या है, बहुध्रुवीयता क्या है, उसको देखेंगे। देखिए 1947 के बाद आप देखेंगे 1990 तक विश्व में शीत युद्ध का दौर रहा, विश्व में शीत युद्ध का दौर रहा। अब इसको समझना है दो चीजों को। ये शीत युद्ध का जो दौर था, यह विश्व में कई चरणों में उग्रतर अवस्था में भी पहुंचा, फिर ढलान की अवस्था में पहुंचा। जब हम लोग शीत युद्ध की बात करेंगे तो इसमें कई शब्दावलियां आएंगी, युद्धतांत्रिक की पॉलिसी, लेकिन अभी मोटे तौर पर समझेंगे कि 1945 से लेकर 1990 तक शीत युद्ध का दौर था। 1990 के दशक में सोवियत संघ के पतन ने अमेरिका को सोवियत संघ का पतन और अमेरिका का एकल ध्रुवीयता के रूप में, अमेरिका एकल ध्रुवीयता के रूप में उदय, अमेरिका एकल ध्रुवीयता, इसको अमेरिका में विश्व में प्रथम होने की, अमेरिका सर्वप्रथम, अमेरिकन सुपरमेसी की एक अवधारणा अमेरिका में, अमेरिका के कुछ चिंतकों ने हिस्ट्री, इतिहास खत्म होता है, एक नया इतिहास शुरू होता है, इसकी अवधारणा थी। तो अमेरिका कभी भी, उसकी जो मानसिकता है, अमेरिका कभी भी पसंद यह नहीं करता कि अन्य शक्तियां उसके समकक्ष आए या अन्य शक्तियां उसके प्रभाव क्षेत्र को सीमित करें। और अंतरराष्ट्रीय संधियां जिसमें कि अमेरिका हुई है,
जिसमें अमेरिका की उपस्थिति दर्ज हुई है, अमेरिका जिसमें शामिल रहा है, वह अमेरिकी मानकों के अनुरूप होना चाहिए। अमेरिका की पहली सोच यही होती है। अब अमेरिका के विरोध में आप देखेंगे कि अमेरिका के विरोध में जो भी शक्तियां रही है अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में, अमेरिका ने सबके इर्द गिर्द एक विशेष प्रकार के संरचनात्मक अवधारणा तैयार कर दी है और विशेष प्रकार की गुटबंदी तैयार कर दी। अमेरिका नॉर्थ अमेरिका में स्थित, उत्तरी अमेरिका महादेश में अमेरिका स्थित। अमेरिका के पास सबसे भौगोलिक विशेषता है, जो एक महान चिंतक ने कहा था, यह देश इतना लकी है कि इसके एक तरफ बर्फ की चादरें और दूसरी तरफ महासागर है, दूसरी तरफ मछलियां हैं। लेकिन अमेरिका उसके बाद भी, आपको आश्चर्य होगा कि एशिया जो सुदूर का महादेश है, वहां भी एक वह प्रमुख खिलाड़ी। अफ्रीका महादेश में भी अमेरिका की उपस्थिति बढ़ती जा रही है, यूरोप में भी उसकी उपस्थिति रही। तो वह अमेरिकन सुपरमेसी की जो अवधारणा है, उसको चुनौती देते हुए जो भी देश दिखलाई पड़ते हैं, अमेरिका उसके खिलाफ एक्शन अंतर्राष्ट्रीय मानदंडों के अनुरूप या अमेरिका अपने मापदंडों के अनुरूप लेता है। और ऐसी स्थिति में अंतर्राष्ट्रीय नियम या अंतर्राष्ट्रीय परिस्थितियां, अंतर्राष्ट्रीय जो नियम होते हैं वो से अस्वीकार हो जाते हैं। अमेरिका जब अंतर्राष्ट्रीय नियमों की दोहाई देता है, इसका अर्थ होता है कि वह उन नियमों की बात कर रहा है जो अमेरिका के अनुकूल है। अभी आपने इराक में देखा, इराक में जो घटना घटी, अफगानिस्तान में जो घटना घटी, तो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के विद्वानों ने इसको देखा। ईरान में जो घटना भी वर्तमान में घट रही है, ये सारी घटनाएं किस चीज को इशारा कर रही है? वो अमेरिकन सुपरमेसी का जो उदय, जो अमेरिका चाहता है, उसकी ओर घटना घटी। अभी डेमोक्रेटिक कंट्री, जो अपने आप को डेमोक्रेटिक कंट्री कहते हैं, वो भी, अमेरिका भी चूंकि डेमोक्रेटिक कंट्री है, तो अपने आप को सेफ न समझे। कुछ ऐसी अवधारणाएं भारत के इर्द गिर्द में भी आई, जहां पर कि अमेरिकन प्रभुत्व या अमेरिकन राजनीतिक कारणों को देखा जा सकता है। बांग्लादेश के संदर्भ में भी आप इसको देख सकते हैं, श्रीलंका के संदर्भ में भी आप देख सकते हैं, पाकिस्तान में भी इसको देख सकते हैं। खैर, पाकिस्तान की चर्चा हम लोग किसी और वीडियो में करें, किसी ने क्लासरूम की चर्चा की जाएगी पाकिस्तान के बारे में। तो आप देखेंगे कि यहाँ पर परिस्थितियां किस तरह की बन रही है। देखिए, अमेरिका ने ग्रीनलैंड के संदर्भ में दो प्रकार की अवधारणाओं को प्रमुखता से अभी तक रखा। पहली अवधारणा उसकी रही है कि वह ग्रीनलैंड को अपने आधिपत्य में लेगा, ग्रीनलैंड को अपने आधिपत्य में लेगा, जहां पर उसको सभी विकल्पों को, सभी जो उसके पास उपलब्ध संसाधन है, आजमाने का अधिकार है, जिसमें सैन्य विकल्प भी है। इसके प्रत्युत्तर में डेनमार्क ने कहा कि पहले गोली चलेगी, उसके बाद वार्तालाप होगी। मतलब सैन्य विकल्प को डेनमार्क के द्वारा बिल्कुल खारिज कर दिया गया। देश डेनमार्क विकसित देश माना जाता है। डेनमार्क डेयरी उद्योग में बहुत ज्यादा विकसित है, तो डेनमार्क के द्वारा उसको बिल्कुल आलोचना कर दी गई, बिल्कुल खत्म कर दिया गया। लेकिन आप देखेंगे क्या डेनमार्क इस स्थिति में है कि अमेरिका के साथ किसी भी प्रकार का सैन्य टकराहट कर सकता है? तो इसका जवाब होगा नहीं। अब हम आएंगे कि नाटो इस स्थिति में क्या करेगा। नाटो में प्रमुख रूप से जो देश माने जाते हैं, जिन देशों को शक्तिशाली, जिसके पास परमाणु अस्त्र है, उसमें आता है ब्रिटेन और दूसरा आता है फ्रांस। ब्रिटेन और फ्रांस, देखिए, ये फ्रांस के संदर्भ में जो अंतर्राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य थोड़ा सा डिफरेंट है। फ्रांस एक ऐसा देश है जो नाटो में रहने के बावजूद भी कभी कभी कुछ मुद्दों पर अलग अलग राय रखता रहा। और जो फ्रांस के राष्ट्रपति के बारे में डोनाल्ड ट्रंप के स्टेटमेंट्स हैं, कुछ आलोचना उनकी है, कुछ उन पर व्यंग्य किया गया है। तो ये सारे स्टेटमेंट्स ये बतलाते हैं कि फ्रांस एक वहां पोह की स्थिति में है। फ्रांस इस स्थिति में भी नहीं है कि यूरोप में अकेला रुख अख्तियार करे। उसकी जो नीतियां अभी तक फ्रांस की है, यूरोप में एक अकेला स्टैंड है, इस स्थिति में भी नहीं। कम से कम नाटो के 4 देशों ने अमेरिका से अलग रूप कम से कम डेनमार्क के मुद्दे पर अपनाया है, क्योंकि रूसी फोबिया इस यूरोप के देशों में प्रमुखता से, रूसी फोबिया। तो यूक्रेन युद्ध के संदर्भ में इन लोगों के जो दृष्टिकोण थे, फ्रांस और ब्रिटेन जैसे यूरोपीय राष्ट्रों के दृष्टिकोण, वो थोड़े से डिफरेंट थे। और जब से डोनाल्ड ट्रंप आए हैं, तब से जो यूक्रेन युद्ध के संदर्भ में
यूरोप की नीतियां, यूरोप के दृष्टिकोण और अमेरिका के दृष्टिकोण में अंतर, यूक्रेन के संदर्भ में, यूक्रेन रूस के संदर्भ में, क्योंकि वहां पर विपक्ष यूरोप के देश हैं, उसमें यूरोप के देशों में रूसी फोबिया नाम की एक समस्या भी है, वहां पर देखेंगे। जबकि रूस ने कभी भी यूरोप पर हमला नहीं किया प्रत्यक्ष रूप से, रूस ने प्रत्यक्ष रूप से यूरोप पर हमला कभी नहीं किया, लेकिन रूसी फोबिया से उसके बाद में ग्रसित रहे हैं। खैर वो अंतर्राष्ट्रीय शीत युद्ध के तत्कालिक कारण जो समय उसके पृष्ठभूमि में इस चीज को हम समझेंगे। अब यहाँ पर होगा क्या, ब्रिटेन की तरफ से आधिकारिक तौर पर एक बयान आया है। वह बयान क्या बतलाता है कि आर्कटिक क्षेत्र में हम रूस और चीन के प्रभाव को कम करने का प्रयास करेंगे। रूस और चीन मतलब ब्रिटेन के तरफ से आज ही एक स्टेटमेंट आया है जिसके तरफ से कहा गया कि वो नाटो सहयोगियों के साथ वो वार्तालाप करेगा, जिसका उद्देश्य क्या होगा कि रूस और चीन के प्रभाव को डेनमार्क में या ग्रीनलैंड में उसको कैसे सीमित कर दिया जाए आर्कटिक के क्षेत्र में। अब यहां पर देखेंगे कि अमेरिका ने जो स्टेटमेंट दिया, अमेरिका की तरफ से जो आधिकारिक स्टेटमेंट आया कि अगर वह ग्रीनलैंड पर हमला नहीं करता है तो रूस अथवा चीन उसे ले सकते हैं। अब यहां पर एक चीज और देखेंगे आप लोग, जब अमेरिका 1990 की स्थिति में बात करता था तो वह रूस का नाम प्रमुखता से लेता था, चीन। आपको शायद याद होगा कि निक्सन ने 1969 के दशक में और 70 के दशक में, उससे थोड़ा सा 1969 में एक नाटकीय रूप से गुप्त यात्रा की थी, और 1971 ईस्वी में भारत और पाकिस्तान का जो आज का पूर्वी पाकिस्तान है उसके निर्माण, उसकी आजादी में भारत की महत्वपूर्ण भूमिका थी, बांग्लादेश। तो उसमें अमेरिका ने भारत के खिलाफ अपना जहाजी बेड़ा भेजा था, लेकिन उस समय तक रूस की वह चर्चा करता था, चीन के साथ उसके बहुत अच्छे संबंध थे और चीन का इस्तेमाल अमेरिका रूस के खिलाफ करता था। आप लोगों को शायद आश्चर्य लगे इस बात को जान करके कि पहले ताइवान ही था यूएनओ में अस्थायी मेंबर के तौर पर, चीन के तौर पर, लेकिन 1971 में नाटकीय रूप से चीन को उसका मेंबर बनाया गया का था। और ताइवान आज अपनी आजादी के लिए या चीन उसको अपना अभिन्न अंग मानता है और ताइवान की रक्षा करने के नाम पर अमेरिका के साथ अस्त्रों का व्यापार भी करता है, ये सब चलता रहता है। तो वहां पर देखेंगे कि आज अमेरिका रूस और चीन को एक साथ बात कर रहा है और कुछ संदर्भ में वह रूस के साथ उस उच्च कोटि की कठोरता नहीं रख करके चीन के साथ कठोरता रखता है, जबकि अमेरिका और चीन के बीच में व्यापार भी अभी शीर्षतम लेवल पर चल रहा है। डॉलर सर्वाधिक संचय करने वाले राष्ट्रों में चीन है, ये भी देखेंगे। विश्व की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था चीन की है। तो आपको यहां पर यह भी समझना है कि रूस और चीन के जिस संभावित गठजोड़ की अमेरिका बात करता है, क्या वास्तव में वो सही है या वास्तव में उसकी सिर्फ अतिशयोक्तिपूर्ण वर्णन है, अतिशयोक्तिपूर्ण वर्णन है, इसको भी समझना पड़ेगा। वह अतिशयोक्तिपूर्ण वर्णन है क्योंकि विश्व के प्रचार तंत्र पर, विश्व की मीडिया पर अमेरिका का जो एक मोनोपोली रही है उसको भी आपको समझना पड़ेगा। भारत जैसे विशाल देश के बारे में अमेरिकन मीडिया में बहुत अच्छी अच्छी खबरें कभी कभी नहीं आती है, आप इस संदर्भ को देखेंगे। और विश्व के कई डेमोक्रेटिक देशों में भी अमेरिकी हस्तक्षेप के उदाहरण पर्याप्त रूप से मिले हैं। कई सरकारें बदली है अमेरिका की नीतियों के कारण, कई सरकारें बदली है। हमारे देश में 1900 मैं बता दूं कि 74 के बाद की परिस्थितियां जो बनी थी, तो इसमें इंदिरा जी को 1974 से पहले भी और बार बार भी कहना पड़ा था कि कई विदेशी जो संस्थाएं हैं उसके निशाने पर इंदिरा जी रही हैं, क्योंकि इंदिरा जी का झुकाव या भारत की जो तत्कालीन परिस्थितियां थी सोवियत संघ की ओर अधिक झुकाने वाली थी, अधिक झुकाव वाली थी। और आज भी भारत और रूस के बीच में एक अस्थायी दोस्ती जैसा संबंध है। भारत के लोगों से जाकर के आप पूछेंगे तो भारत के लोग रूस पर भरोसा करने की बारी आएगी तो आएगी, रूस के भारत के लोग कहेंगे हाँ रूस हमारा दोस्त है। और जब रूस में जाके भी सर्वे किया जाता है तो हम लोग शायद नंबर 2 या 3 पर आ रहे हैं, रूस के लोग भी ऐसा कहते हैं। मतलब एक आपसी विश्वास की दोस्ती है। कई कारणों से अमेरिका के ऊपर में इस तरह का, अमेरिका के द्वारा भारत पर इस तरह का दबाव बनाया जा रहा है। शायद आप लोग समाचार पत्रों में पढ़ते होंगे कि खनिज तेल खासकर पेट्रोलियम के लिए जो हम लोग अभी रूस से सबसे ज्यादा परचेज कर रहे हैं, तो अमेरिका के द्वारा इसकी आलोचना की जाती है। उसकी कुछ अलग उद्देश्य है, कुछ उसके अन्य उद्देश्य भी हो सकते हैं, लेकिन आप इस पर देखेंगे कि तेल का खेल भी चल रहा है। रूस का अतिशयोक्तिपूर्ण वर्णन भी है, चीन का अतिशयोक्तिपूर्ण
जो बढ़ा चढ़ा करके वर्णन भी है, क्योंकि एक युद्ध जैसी स्थिति को तैयार करके रखा जाए ताकि अस्त्र शस्त्रों का व्यापार हमेशा बढ़ते रहे। ये सारी घटनाएं भी होती है, इस तरह की चीजों पर भी ध्यान रखना पड़ता है। लेकिन आपको देखना पड़ेगा कि इस तरह क्या होगा अगर इस तरह की बातें होगी। जहां तक देखेंगे, नाटो क्या आज इस स्थिति में है कि वह अमेरिका, नाटो की खासकर मेरा इशारा यूरोपीय देशों के लिए है, क्या यूरोपीय देश इस स्थिति में है कि वह अमेरिका का विरोध कर सके, अमेरिका का विरोध कर सके? क्या चीन इस स्थिति में है कि अमेरिका का विरोध प्रबलतम स्तर पर कर सके? रूस इस स्थिति में है, ब्राजील इस स्थिति में है, जर्मनी इस स्थिति में है, जापान इस स्थिति में है, भारत इस स्थिति में है। आप देखेंगे यहां पर कि विश्व में जितने भी देश मल्टीलैटरिज्म की बात करते, बहुध्रुवीयता की बात करते हैं, मैं उन देशों की बात कर रहा हूं अभी पर जो प्रमुख रूप से देश माने जाते हैं। आप 1 to 10 के कंट्रीज को देख ले, क्या ऐसी स्थिति है कि कोई अकेला देश अमेरिका का विरोध कर सकता है? क्योंकि अमेरिका के विरोध करने का मतलब है कि अमेरिकन ग्रुप का विरोध, अमेरिका के समूहों, अमेरिका के जो समूह में देश है, बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, उसका विरोध। क्या उन पर क्या कोई राष्ट्र इस स्थिति में है? तब बसता क्या है? यहां पर यह कंसेप्ट है कि बसता क्या है, ऐसी स्थिति में क्या होगा? जब कोई विरोध नहीं कर पाएगा तब क्या होगा? नहीं, संभावनाएं बनती है। संभावनाएं 2-3 प्रकार की बनती है। पहली संभावना यह बनती है कि अमेरिका की कुछ चीजों को आप लोग देखेंगे जो कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में बहुत ज्यादा प्रभावकारी भी रहा है। अफगानिस्तान में अमेरिका को क्या हुआ, क्या मिला अफगानिस्तान में, क्या हालत हुआ अफगानिस्तान में अमेरिका का? वियतनाम में अमेरिका को क्या मिला, वियतनाम में अमेरिका को क्या मिला? जिस देश में राष्ट्रवाद प्रबल रूप से है, वह कोई भी देश हो, छोटा से छोटा देश हो या बड़ा से बड़ा देश, अमेरिका के साथ आंख में आंख मिलाकर के बात कर सकता है। जिस देश में राष्ट्रवाद, जिस देश के लोग, राष्ट्र का दुश्मन अगर राष्ट्र के नागरिक नहीं है तो वह राष्ट्र किसी भी प्रकार की आपदा से बचता रह जाएगा। हम भारत के लोगों के संदर्भ में तो हम लोगों पर अमेरिका के द्वारा बार बार कहा जाता है कि प्रतिबंध या टैरिफ जिसको कहा जाता है, 500% टैरिफ लगा दिया जाएगा। आप लगाएं? भारतवासियों को इस टैरिफ को, अमेरिकन प्रतिबंध को झेलने की आदत है। 1998 में हमने परमाणु परीक्षण किया था। 1998 में अमेरिका के द्वारा प्रतिबंध लगाए गए। प्रतिबंध लगाने के बाद क्या हुआ? हमारी अर्थव्यवस्था उसको झेल ली। भारतवासियों ने अपने स्वाभिमान के साथ किसी भी प्रकार का समझौता नहीं किया। हमारी ब्लड में आवश्यकता की न्यूनतम करने की प्रवृत्ति है। हम आवश्यकताओं की जटिलता में बहुत ज्यादा भरोसा नहीं करते। आप 500% नहीं, 5000% भी कर दोगे, थोड़ी बहुत कठिनाइयां होगी, लेकिन भारतवासियों को अपने राष्ट्र से प्रेम है, किसी भी प्रकार का समझौता नहीं करेंगे। वैश्विक परिदृश्य में भी यही होने जा रहा है। अमेरिका से जो प्रभावित राष्ट्र है, अगर उसके निहित आपसी संबंध न टकराए, आपसी हित में किसी भी प्रकार की टकराहट न आए, तो एक वैकल्पिक राजनीति की शुरुआत आपको कुछ दिनों में, हाल के वर्षों में आपको देखने को मिल सकती है, आने वाले वर्षों में देखने को मिल सकती है, जहां पर छोटे छोटे राष्ट्र या जो प्रभावशील राष्ट्र, उनकी भूमिका अत्यधिक महत्वपूर्ण होने जा रही है। आज की इस क्लासेस में इतना ही रखेंगे, पुनः फिर अगले क्लास में मिलते हैं।